Hello everyone, this is Saif Ahmed, your physics teacher, and I welcome you all to my YouTube channel Phycraft. So students, लास्ट लेक्चर में हमने टेंशन को काफ़ी डिटेल से समझा, नॉर्मल फोर्स को काफ़ी डिटेल से समझा। आई होप सो कि वो दोनों जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या एक दफ़ा लेक्चर दोबारा सुन लें, तो बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक से, जो कि हमारे पास है फ्रिक्शन का टॉपिक है। बाज़ दफ़ा हम जब स्टूडेंट से डिस्कस करते हैं कि बेटा बताइए कि फ्रिक्शन क्या होता है, तो अमूमन उनका आंसर हमेशा यही आता है कि सर जो हमारी मूवमेंट को अपोज करती है। और आई होप सो कि अगर आपने ये टॉपिक पहले नहीं समझा हुआ तो आपके माइंड में भी यही होगा कि फ्रिक्शन तो हमेशा हमें अपोज करती है, हमारी मोशन को अपोज करती है, एक नुकसान है हमारे लिए, हमें एक एक्स्ट्रा एनर्जी वेस्ट करनी पड़ती है। तो स्टूडेंट्स ऐसा नहीं है। हम इस टॉपिक में आज स्टडी करेंगे कि कब कब हमें फ्रिक्शन अगेंस्ट हमारे होती है, कब कब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बनती है, हिंड्रेंस बनती है, और कब हमें फ्रिक्शन सपोर्ट करती है। अब हम ये समझेंगे। क्लियर? सो फ्रिक्शन को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्रिक्शन बेसिकली है क्या। कुछ वर्ड्स जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे वो मैं हाईलाइट कर दूंगा, वो आपने अपने नोट्स में लिख लेने ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके जी। It is a force that opposes the sliding effect. स्टूडेंट्स ये क्या है? स्लाइड होना, स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लिप होना, फिसलना, जिसको उर्दू में हम कहते हैं। क्लियर हो गया? इसका मतलब है कि इस टाइम मेरे जो दोनों हैंड्स हैं ये क्या कर रहे हैं? आपस में स्लिप हो रहे हैं, तो ये स्लाइडिंग इफेक्ट हो गया। तो कोई भी चीज जब वो दो सरफेस आपस में इन कांटेक्ट हो और वो एक दूसरे की स्लाइड की कोशिश करें, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड होने की कोशिश करें, तो इस इफेक्ट को हम कौन सा इफेक्ट कहते हैं? स्लाइडिंग इफेक्ट कहते हैं। आई होप सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये आपको फौरन समझ में आ गया होगा। तो एक दफा दोबारा पढ़िए। इट इज अ फोर्स, ये वो फोर्स है दैट अपोजेस द स्लाइडिंग इफेक्ट ऑफ वन सरफेस ओवर अनदर, और इट अपोजेस द स्लाइडिंग मोशन। तो फ्रिक्शन स्टूडेंट सिर्फ और सिर्फ स्लाइडिंग इफेक्ट को अपोज करती है, हर मोशन को अपोज नहीं करती। इजी हो गया? दैट्स मीन कि कभी ये हमारे लिए हेल्पफुल होगी, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो हमारे लिए चलना पॉसिबल नहीं होगा, और कभी ये हमारे लिए हिंड्रेंस बन जाएगी जब हम किसी भी चीज को स्लाइड करवाने की कोशिश करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अगर आप ये फर्स्ट इमेज में देखिए यहां पे, तो हम इस इमेज में ये बताया जा रहा है कि फ्रिक्शन बेसिकली होता क्या है। याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि जब भी हम एक फ्लैट सरफेस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं, या सिंपल हम एक ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, एक स्टीरियो माइक्रोस्कोप में देख लें, तो वो जो दो फ्लैट सरफेस का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमें स्मूथ नजर नहीं आता। इवन कि अगर मैं दो ग्लास लूं, ग्लास आपको मालूम है कि ग्लास बड़ा ही स्मूथ होता है, जैसे मोबाइल का कवर हो गया, मोबाइल की स्क्रीन हो गई, लैपटॉप की स्क्रीन होगी। अगर इन दो सरफेस को भी आपस में मैं इन दोनों को स्लाइड करवाऊं और फिर इनकी जो स्लाइड ऑफ मूवमेंट, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको मैं माइक्रोस्कोप के अंदर देखूं, तो मैं देखता हूं कि वो सरफेस वैसी स्मूथ नजर नहीं आ रही जैसे हमें एक सिंपल एक नेकेड आई से नजर आती है। इसकी जो रीजन है वो स्टूडेंट्स कुछ ये है, ये रीजन देखिएगा। आई होप सो कि ये पॉइंट आपको नजर आ रहा होगा, मैं इसको विजिबल अब हो गया होगा। दोबारा एक दफा देख लें, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देख लें। इसमें कुछ स्मूथ सरफेस के भी क्या होते हैं, इस तरह के जॉज बने होते हैं। जब ये मूव करती है तो ये जॉज आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो दो स्मूथ सरफेस है वो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से मूव नहीं कर पाती। क्लियर हो गया? ओके। सो वी कैन नॉट वॉक इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन बिटवीन द सोल्स ऑफ अवर शूज एंड द ग्राउंड। किस तरह फ्रिक्शन नहीं होगी, ये अभी हम स्टार्ट करते हैं इसको पढ़ना। Our feet will slip backward so they tend, okay, ठीक है, सही हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हम चल नहीं पाएंगे, वो यही इस लाइंस में कह रहा है। कैसे चल नहीं पाएंगे, अभी हम स्टडी करने लगे, इसको जरा प्रॉपर डेप्थ से देखने लगे हैं। तो फ्रिक्शन को अगर ये हिंड्रेंस हो तो फ्रिक्शन जो इंजीनियर्स क्या करते हैं, बहुत सी ऐसे फैक्टर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ऑयल वगैरह अप्लाई कर देते हैं, ग्रीस वगैरह, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स वगैरह अप्लाई कर देते हैं, बॉल बेयरिंग्स अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से जो दो कांटेक्ट सरफेसेस हैं, दो कांटेक्ट एरिया हैं, वो आसानी से एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकें, एक दूसरे के ऊपर मूव कर सकें, और हमारे लिए ये हिंड्रेंस किसी न किसी तरह फ्रिक्शन जो है ये कम हो जाए। स्टूडेंट्स, मैंने अगेन आपको बताया था कि फ्रिक्शन हर दफ़ा हमारे लिए हिंड्रेंस नहीं है, कभी हमारे लिए हेल्पफुल होगी, कभी हिंड्रेंस होगी। तो अब पहली स्लाइड में चेक करते हैं कि हिंड्रेंस है क्या। ओके,
अच्छा, एक राइट साइड पे इमेज है, इस इमेज को जरा चेक कर लेते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। इस ब्लॉक को इस तरफ क्या किया जा रहा है स्टूडेंट्स, पुल किया जा रहा है। इजी। अब इमेजिन करें ना कि अगर इस ब्लॉक को आपके सामने कोई बुक पड़ी है, उस बुक को एक किनारा उसका पकड़िए और अपनी तरफ पुल करना शुरू कर दो। स्टूडेंट्स क्या होगा कि आप जिस तरफ से पुल लगाओगे, पुल फोर्स लगाओगे, जिस तरफ से फोर्स अप्लाई करोगे ऑब्जेक्ट को खींचने के लिए, उसी डायरेक्शन में वो जो ऑब्जेक्ट है वो दूसरे सरफेस के ऊपर स्लाइड होगा। इजी। मैं कोई टायर्स वगैरह की बात नहीं कर रहा, मैं सिंपल फ्लैट सरफेस, अनदर फ्लैट सरफेस। आपने एक बुक रखी हुई है किसके ऊपर, एक टेबल के ऊपर, आप बुक को क्या कर रहे हो, पुल कर रहे हो, अपने पास खींच रहे हो। तो जिस डायरेक्शन में उसको पुल कर रहे हो, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, ऑब्वियसली जो बुक है वो उसी डायरेक्शन में क्या होगी स्टूडेंट्स, स्लाइड होगी। इजी। अब डेफिनेशन पे आओ। डेफिनेशन ये कहती है कि फ्रिक्शन क्या है, जो कि अपोज करता है किस चीज को, स्लाइडिंग इफेक्ट को। अपोज का मतलब क्या कि अगर स्लाइडिंग इफेक्ट राइट साइड पे है तो फ्रिक्शन किधर होगी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे होगी। इजी। ये एक एग्जांपल एक दफा दोबारा देख लें। पुल कर रहे हो आप किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, तो ऑब्जेक्ट स्लाइड किस डायरेक्शन में हो रही है, आपकी डायरेक्शन में हो रही है ना। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई मुश्किल बात नहीं। देखिए ऑब्जेक्ट इस तरफ अगर इसको खींचोगे तो स्लाइडिंग इफेक्ट किधर आएगा, राइट साइड पे। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट स्लाइड हो रहा है किस तरफ, राइट साइड पे। तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इज द फोर्स दैट अपोजेस द स्लाइडिंग इफेक्ट। स्लाइडिंग इफेक्ट को अपोज करती है। अब स्लाइडिंग इफेक्ट अगर राइट साइड पे है तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू क्या होगी स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पे होगी, और कोई ना कोई आपको ये वैल्यू दे देगी। आ रही बात समझ के नहीं आ रही, ठीक है। इसको और आसान करते हैं। यहां देखिएगा, एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक फ्लैट सरफेस के ऊपर प्लेस है। इस ऑब्जेक्ट, इस डायग्राम को मैंने पहले भी आपको बताया था। यहां देखिएगा, इसमें जो पहली फोर्स है वो कौन सी है स्टूडेंट्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या जो कांटेक्ट एरिया है इससे जनरेट होती है, और एक परपेंडिकुलर पुश है जो कि 90 डिग्री होता है फ्लैट सरफेस के साथ। दूसरी स्टूडेंट्स हमने देखी कि हमारे पास ये जो वेट है ये हमेशा सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड होता है। अब चेक कीजिएगा, इसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड पे पुल कर रहे हैं। अब जब इसको राइट साइड पे पुल करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट ऑब्वियसली इस तरह मूव करेगा ना स्टूडेंट्स, इस तरफ इस तरफ इस तरफ मूव करेगा। तो जिस तरफ मूव कर रहा है उसी तरफ क्या है, हमारे पास स्लाइडिंग इफेक्ट है। इसको सोचें जरूर, ठीक है। कोई एक बुक वगैरह है जो आपके पास पड़ी है, उसको अपनी तरफ पुल करके चेक कीजिए। कोई बॉक्स है तो आप देखोगे ना, स्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है ऑब्जेक्ट आपकी तरफ, जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो। अब जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स स्लाइडिंग इफेक्ट होता है उसके अगेंस्ट क्या होती है, हमेशा फ्रिक्शन होती है। इजी। तो इस केस में स्टूडेंट्स फ्रिक्शन जो है ये हिंड्रेंस है, क्योंकि आप चाहते हो ऑब्जेक्ट किधर आए, इस तरफ आए। फ्रिक्शन क्या कर रही है, स्लाइडिंग इफेक्ट को रोक रही है, अपोज कर रही है, जिसकी वजह से आपका जो वर्क डन है, जो आपकी फोर्स है, वो कहीं ना कहीं वेस्ट हो जाएगी फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। अब चेक कीजिएगा, स्लाइडिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स किस तरफ है, लेफ्ट साइड पे है, इस डायरेक्शन में है। ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, फिसलता हुआ नीचे आ रहा है, तो स्लाइडिंग इफेक्ट किधर हो गया, लेफ्ट साइड, मतलब डाउन साइड हो गया, इस तरफ हो गया। तो अगर स्लाइडिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स इस तरफ है तो फ्रिक्शन क्या है, जो कि स्लाइडिंग इफेक्ट को क्या करती है, अपोज करती है। तो अब फ्रिक्शन आपकी किस तरफ हो गई, इस तरफ हो गई। क्लियर। अब इस बात पे आपने ध्यान देना है कि अगर तो फ्रिक्शन ज्यादा तो ऑब्जेक्ट इधर ही स्टेशनरी हो जाएगा, रुक जाएगा। और अगर स्लाइडिंग इफेक्ट ज्यादा है, सरफेस बहुत ज्यादा स्मूथ है, ऑयल लगा हुआ है, बॉल बेयरिंग्स वगैरह कुछ भी है, डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इस पे अप्लाई हुए हैं, तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वैल्यू कम होगी, तो ऑब्जेक्ट जो फिसलता है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। क्लियर। आई होप सो कि आपको ये स्लाइडिंग इफेक्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कीजिएगा, अगर नहीं समझे एक दफ़ा दोबारा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि आपके पास पेपर में कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें वो आपको बता रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव किस तरफ कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स किस तरफ जनरेट होगी, इस किस्म की बात वो ज़रूर कर रहा है। ओके जी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कि ज़रूरी तो नहीं कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को स्लाइड करते हुए नीचे लेके आएँ, अगर उसके साथ हम टायर लगा दें तो फिर किस तरफ फ्रिक्शन होगी। अब आपने बेटा इसको ध्यान से समझना है। जस्ट कि आपके P2 में कुछ एमसीक्यूज ऐसे हैं जिसमें एक व्हीकल जो है वो क्या कर रही है, मूव कर रही है, और आपने बताना है कि फ्रिक्शन किस तरफ है। तो आपने इस कॉन्सेप्ट को बड़े ही ध्यान से समझना है। अब इमेजिन करें स्टूडेंट्स कि ये मेरे पास, इमेजिन करो ये मेरे पास टायर है, ओके।
अब मैं एक हाथ को दूसरे हाथ में मूव नहीं करवा रहा, मैं एक बुक को टेबल पे मूव नहीं करवा रहा, अब मैं एक टायर को मूव करवा रहा हूं। अब आपने बहुत ध्यान से समझना है इस बात को। देखो जब मैं एक टायर को मूव करवाता हूं, ये चेक करें, ठीक है, ये टायर मूव कर रहा है मेरे हाथ के ऊपर, क्लियर हो गया? सॉरी गिर गया ओके, अगर ये मूव कर रहा है टायर किसके ऊपर? एक रोड के ऊपर, तो क्या हो रहा है कि ये टायर चाहता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बैक साइड पे पुश करूं। ऐसा ही है ना? दोबारा देख लें एक दफा टायर को, इस टायर को देख लें, ये देखो ये टायर किस तरफ मूव रोटेट कर रहा है, ये इस तरफ रोटेट कर रहा है। तो ये क्या कर रहा है, ये इस तरफ स्लाइड होना चाहता है बैक साइड पे। कैसे? कभी आपने वो ऑब्जर्व किया जब गाड़ी वगैरह मूव करती हैं, ये मड वगैरह कीचड़ वगैरह रास्ते में आ गया, तो क्या होता है, टायर पूरा का पूरा उस एक जगह पे रोटेट करता है। ऐसा है कि नहीं है स्टूडेंट्स? तो जब वो एक जगह पे रोटेट करता है इसका मतलब है वो स्लाइड कर रहा है। किस तरफ स्लाइड कर रहा है? बैक साइड स्लाइड कर रहा है। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? दोबारा इसको देखें, ये टायर है, ये क्या कर रहा है स्टूडेंट्स? ये रोटेट कर रहा है। तो ये रोटेट करते हुए क्या कर रहा है, ये जब इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जो रोटेट कर रहा है, ये रोटेट करते हुए बैक साइड स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है ना, तो तभी आगे की तरफ जा रहा है। बात समझ आई कि नहीं है? इसको एक दफा ध्यान से देखिएगा। तो देखो ये जो टायर है ये स्टूडेंट्स ये किधर मूव कर रहा है? ये मूव कर रहा है बैक साइड की तरफ, स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है। ये चेक करें, ये टायर की रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया। यहां पे ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? टायर बैक साइड पे स्लाइड कर रहा है। किसको? इस अर्थ को बैक साइड पे पुश कर रहा है। तो स्लाइडिंग इफेक्ट इस टाइम बैक साइड पे है। इजी कि नहीं इजी? क्लियर हो गया? अब चूंकि स्लाइडिंग इफेक्ट किस साइड पे है स्टूडेंट्स? बैक साइड पे है, तो फ्रिक्शन क्या हो गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो गई। सो इस केस में फ्रिक्शन हमें फेवर कर रही है, हमारी मूवमेंट को, हमारी मोशन को फेवर कर रही है। क्लियर हो गया? एक दफा दोबारा देख लेते हैं, पता नहीं आपको समझ आया होगा कि नहीं आया होगा, लेकिन गौर कीजिएगा प्लीज, आपको समझ आ जाएगा। देखो ये टायर क्या है कर रहा है? टायर मूव कर रहा है। अगर इसको ऐसे मूव करवाए ना स्टेशनरी करके, तो स्लाइड आगे की तरफ है, आगे की तरफ स्लाइड कर रहा है। अभी किस तरफ स्लाइड कर रहा है? देखो मूव करवा रहा हूं, किधर स्लाइड कर रहा है? बैकवर्ड स्लाइड कर रहा है, ये पीछे की तरफ स्लाइड होने की कोशिश कर रहा है। तो फ्रिक्शन किधर हो गई? आगे की तरफ हो गई। ठीक हो गया? यहां पे एक दफा दोबारा देखें लेफ्ट वाली डायग्राम, ये देखो ये ऑब्जेक्ट, ये टायर रोटेट करना चाह रहा है, तो ये चेक कर, इस एरिया को सिर्फ चेक करो, इस एरिया को जरा इमेजिनेशन में लाए ना, कि अगर एक टायर यहां से स्लिप होने की कोशिश करेगा, ये तो बैक साइड बेटा क्या कर रहा है? इस अर्थ को पुश कर रहा है। तो जिस डायरेक्शन में ये बैक साइड पुश कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है आपके पास? स्लाइडिंग इफेक्ट भी बैक साइड पे। ये स्लाइडिंग इफेक्ट है, एसडी स्लाइडिंग इफेक्ट। ओके, सो फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन हमेशा अपोज करती है किस चीज को? स्लाइडिंग इफेक्ट हो। तो फ्रिक्शन स्टूडेंट्स किधर हो गई? फ्रिक्शन हो गई आगे की तरफ। इजी? एक दफा दोबारा इसको बना लेते हैं, इस टायर के केस को दोबारा समझ लेते हैं। यहां देखिएगा इस पॉइंट पे स्लाइडिंग इफेक्ट स्टूडेंट्स कहां पे है? बैक साइड पे। ये एसडी है, तो फ्रिक्शन किधर हो गई? ये आगे की तरफ। देखें लिखा हुआ भी है नीचे, फ्रिक्शन किधर है? आगे की तरफ फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इस केस में हमें फेवर कर रही है। क्लियर हो गया? तो एक केस स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया जहां पे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है स्लाइड कर रहा है विदाउट एनी टायर स्लाइड कर रहा है। तो इस केस में जो जिस डायरेक्शन में मूवमेंट करते हो उसी डायरेक्शन में क्या है? स्लाइडिंग इफेक्ट आता है। तो उसी डायरेक्शन, फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन आ जाती है। इस केस में भी देखें फ्रिक्शन आई रिवर्स डायरेक्शन में। इस केस में जिस तरफ टायर लगे हैं नीचे और जिस तरफ आप चाह रहे हो क्या करने के लिए? मूव करने के लिए, तो चूंकि टायर क्या कर रहे हैं? अर्थ को बैक साइड पुश कर रहे हैं, तभी तो आगे जा रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में पुश कर रहे हैं उसी डायरेक्शन में स्लाइडिंग इफेक्ट है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में स्टूडेंट्स क्या है? फ्रिक्शन फोर्स है। आई होप सो कि आपको समझ आया होगा। एक और केस करते हैं, यहां देखिएगा, ये एक हम जब चल रहे होते हैं तो हमारा जो ये शूज हैं ये क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स? ये कर रहे हैं, जब भी आप चलते हो तो ये बैक साइड अर्थ को क्या करते हैं? पुश करते हैं, बैक साइड पुश करते हैं, तभी तो आगे जाते हो। तो जिस डायरेक्शन में स्टूडेंट्स पुश करते हो उसी डायरेक्शन में क्या आता है? स्लाइडिंग इफेक्ट आता है, और उससे फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या आती है? फ्रिक्शन फोर्स आती है। इजी? ओके, हम आसान करते हैं, हम सिंपल सी बात कर लेते हैं कि जिस डायरेक्शन में पुश है उसी डायरेक्शन में क्या है? स्लाइडिंग इफेक्ट है। ठीक हो गया? और जिस डायरेक्शन में स्लाइडिंग इफेक्ट है उसके रिवर्स डायरेक्शन में, ठीक है, रिवर्स का वर्ड बेहतर नहीं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ किस चीज के? स्लाइडिंग इफेक्ट। क्लियर हो गया? सो आपका जो शूज है, जब भी आप बेटा चल रहे हो तो क्या कर रहे हो? तो आप शूज से बैक साइड पुश कर रहे होते हैं ना, तो बैक साइड स्लाइडिंग इफेक्ट। कैसे? देखिए ना, आप फॉर इमेजिन करो ये शूज है, तो आप क्या कर रहे हो? बैक साइड पे पुश कर, बैक साइड पे स्लाइड करने की कोशिश कर रहे हो।
इजी होगा कि नहीं इजी हुआ? तो दैट्स मीन कि आप फिर किधर जाते हो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ जाते हो। इजी, बार बार समझिएगा, खुद भी गौर कीजिएगा। आई होप सो कि इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। ओके जी, फ्रिक्शन डिपेंड करती है किस चीज के ऊपर? नॉर्मल रिएक्शन के ऊपर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा बड़ा होगा उसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतनी ज्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, उसकी फ्रिक्शन भी स्टूडेंट्स क्या हो गई, उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। क्लियर हो गया? सो आप इसको ये भी कह सकते हो कि फ्रिक्शन ऑब्वियसली वेट पे भी डिपेंड करती है। जितना ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा होता है ऑब्वियसली नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उतनी ज्यादा हो जाती है। क्लियर हो गया? अब जितनी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगी उतनी ज्यादा आपके पास क्या आ जाएगी, फ्रिक्शन आ जाएगी। सो फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। नेचर ऑफ सरफेस, स्मूथ सरफेस होगी स्टूडेंट्स तो क्या होगा, स्मॉलर द फ्रिक्शन होगा। क्यों? क्योंकि उस जगह पे स्लाइडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा हो जाता है, जो कि आप चेक कीजिए, ये चेक करें। अब ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये चूंकि स्मूथ सरफेस है, टाइल्स लगी हुई नीचे, तो जैसे ही फोर्स लगाई गई यहां चेक कीजिएगा तो ये स्लाइडिंग फोर्स किधर आया, आगे की तरफ है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू बैकवर्ड आई जरूर होगी, लेकिन स्लाइडिंग इफेक्ट इस केस में बहुत ज्यादा हो गया। किससे? फ्रिक्शन से। तो क्या हो गया जो आप देख के हंस रहे हो? इजी, यहां देखिएगा, ये बस आपको सिर्फ मैंने फ्रिक्शन का थोड़ा सा ऑब्जर्व करवाने के लिए। देखें इस पाव में, ये पाव किधर स्लाइड करना चाहते हैं, बैक साइड स्लाइड करना चाहते हैं। तो फ्रिक्शन क्या कर रही है, इसको सपोर्ट कर रही है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ है। ठीक हो गया? एक दफा दोबारा देख ले, ये पाव है ना, शूज है, ये बेटा किधर जा रहे हैं, ये नीचे ही लेके जाना चाहते हैं। किसको? स्लाइडिंग इफेक्ट, नीचे की तरफ फिसलना चाहते हैं। लेकिन क्या चीज इनको रोके हुए स्टूडेंट्स? फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन हर दफा आपके लिए हिंड्रेंस नहीं है, आपके लिए फेवर भी है। इजी कि नहीं इजी? क्लियर हो गया? अब चूंकि यहां पे फ्रिक्शन ज्यादा है, किस चीज के? स्लाइडिंग इफेक्ट, स्लाइडिंग इफेक्ट से। कैसे, क्यों ज्यादा है? क्योंकि ये जो सरफेस होगी ना, बड़ी थोड़ी सी रफ सरफेस होगी, पहाड़ है, चट्टान वगैरह है, तो इसलिए आपका ये फेवर हो रही है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है, कुछ डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन होती है। अब जब आप किसी भी टेबल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करो, अभी टेबल स्टेशनरी है, तो अगर आप फोर्स एक्सर्ट करोगे तो उससे पहले उसकी फ्रिक्शन जीरो है, क्योंकि आपकी फोर्स भी जीरो है। ओके, अब जैसे ही आपने फोर्स लगाना शुरू हुई स्टूडेंट्स, क्या आ गई, वो ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर फोर्स लगाए ना, आप 5 न्यूटन लगाओ, 10 न्यूटन लगाओ, 30 न्यूटन लगाओ, 50 न्यूटन लगाओ, टेबल नहीं हिलेगा बेटा अपनी जगह से। क्यों? क्योंकि वो जो लेग्स और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट अर्थ के साथ, वहां पे फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि वेट बहुत ज्यादा है, तो आपकी फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि उसकी फ्रिक्शन को ओवरकम कर सके। क्लियर? सो जब तक आप फोर्स जनरेट करते रहोगे, इस फ्रिक्शन को नाम, जो कि आपके फोर्स के अगेंस्ट काम करेगी, इसको हम कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। अब जैसे ही आपने 100 न्यूटन की फोर्स लगाई, तब टेबल आगे मूव करना शुरू हो जाता है। उस टाइम वो जो फ्रिक्शन जनरेट कर रहा है, लगातार आप जनरेट करता रह गए कांस्टेंट वैल्यू पे, उसको हम कहते हैं डायनामिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स ये जल्दी से नोट डाउन कर लीजिएगा जो भी स्लाइड में लिखा है। यहाँ पे देख ले, एक दफा देखिए कि ये देखें, इंसेक्ट फोर्स लगाना शुरू हो रहा है, ये देखें, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, हो रही है। यहाँ पे जाके ये एरिया कौन सा है, ये एरिया आपका यहाँ से यहाँ तक, ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। यहाँ से यहाँ तक क्या है स्टूडेंट, ये डायनामिक फ्रिक्शन है, डायनामिक फ्रिक्शन होगा। इजी? तो डायनामिक हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन जो होती है ये ज्यादा होती है। क्लियर हो गया? क्योंकि आप जब एक दफा स्लाइड करवा देते हो तो फिर फ्रिक्शन की वैल्यू कम हो जाती है। आई होप सो कि आपने लिख लिया होगा। टाइम ज़्यादा हो रहा है इस लेक्चर में। फ्रिक्शन हमेशा क्या प्रोड्यूस करती है, हीट प्रोड्यूस करती है। आप जब भी दो सरफेस को क्या करते हो, रब करते हो स्टूडेंट्स, तो होता क्या है कि जब आप रब करते हो तो आपके एटम्स वगैरह और ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, रगड़ लगती है, इनकी रब होते हैं, तो इससे क्या प्रोड्यूस होते हैं, इनका हीटिंग इफेक्ट जनरेट होता है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं एक दूसरे के ऊपर रब होते हैं, तो उससे क्या प्रोड्यूस हो जाती है, हीट प्रोड्यूस होती है। जब भी आप दो सरफेस को क्या करते हो, इन कांटेक्ट में लाके हो, ये क्या आते हो, रब करते हो। ठीक है, स्लाइड को दोबारा एक दफ़ा खुद पढ़ लीजिएगा, इसमें कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है जो कि हम डिटेल से समझें। ये फ्रिक्शन जो है ख़ास तौर पर ये एयर फ्रिक्शन भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, लिक्विड में होती है ड्रैग फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस होती है, ड्रैग फोर्स होती है। ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट काम करती हैं जब भी आप चीज़ों को मूव करवाते हो, फ्लूइड में मूव करवाते हो, गैसेस में या लिक्विड में मूव करवाते हो, तो ये आपका केस है। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक्स हम स्टार्ट करते हैं।